मेरा नाम हफ्सा है। मेरी उम्र 21 बरस थी जब मैं दुल्हन बन गई थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बदसूरत दिन था। हम दो बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। अल्लाह ने बहुत मनतो मिरादों के बाद मेरे वालिदैन को औलाद की नेमत से नवाजा था, इसलिए वो हमारी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते थे। अगर कभी हमसे कोई गलती भी हो जाती तो भी हमें सज़ा नहीं मिलती थी, बल्कि अम्मी प्यार से मना करती या फिर हंस देती थी। अम्मी अब्बू हम दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कोई भी देखकर ये नहीं कहता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा हसीन थी। अक्सर मुझे इससे जलन होती थी, लेकिन मैंने ये बात सब्र शुक्र करके बर्दाश्त कर ली कि वो मेरी बहन है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, अगर थोड़ा कम हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। खानदान भर में से हमारे बहुत सारे रिश्ते आ चुके थे, लेकिन हर रिश्ते पर अम्मी ये कह देती थी कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते। वो हमें पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाना चाहते थे। फारिया को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अब्बू चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने। फारिया ने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। वो घर में बहुत कम आया करती थी। अम्मी जब कभी उदास होती या फिर इसकी याद आती तो वहीं इससे मिलने चली जाती। मेरी इससे बहुत कम बात होती थी। इसको रोक टोक करने का बहुत शौक था। जब भी इसका घर चक्कर लगता तो वो मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लगा कर जाती, जिस पर मैं खासा गुस्सा करती। इसके घर आते ही अम्मी फारिया फारिया ना करते थकती थी। मुझे इस बात से चिढ़ थी कि एक बेटी के आते ही वो दूसरी को भूल जाती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। मगर अब्बू मुझे समझा देते कि बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हारी बहन है और तुम तो ये बात जानती हो कि वो घर बहुत कम आती है, हर वक्त पढ़ती रहती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन प्रोफेसर बन रही है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही कभी अम्मी अब्बू ने सख्ती की थी। इन्होंने घर का आज़ाद माहौल रखा था, जिसका मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। फारिया को मेरा रहन सहन एक आंख ना बहाता था, मगर फिर भी मैं इसकी किसी बात को खाते में ना लाती। मेरी दोस्त ने मुझे सिलाई सेंटर का मशवरा दिया तो मेरे दिल में भी सिलाई सीखने का नया नया शौक पैदा हो गया। जब अम्मी से इस मुतालिक बात की तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, मगर मेरे शौक को देखकर इजाज़त दे दी। मैं रोज़ दोस्त के साथ सिलाई सेंटर जाती थी। वहाँ और भी कई लड़कियाँ सिलाई सीखने आती थीं। इनमें से ही एक लड़की नूरा के साथ मेरी दोस्ती हो गई। नूरा अच्छे घराने से थी। इसका भाई इसे एक लंबी गाड़ी में लेने और छोड़ने आता था। एक दिन नूरा ने मेरा तारुफ अपने भाई से करवा दिया। इससे बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब आए रोज़ ऐसा होता था कि नूरा का भाई मेरा हाल अहवाल पूछता। अगर किसी दिन धूप ज़्यादा होती तो वो मुझे घर छोड़ने भी आ जाता था। अम्मी ने इस लड़के को देखकर कहा कि शरीफ घरों की बेटियां ऐसा नहीं करती। तुमने सिलाई सीखनी है और आने जाने का कोई मसला नहीं, तो तुम्हें हम गाड़ी लगवा देते हैं, मगर तुम्हारे आए रोज़ इस लड़के के साथ आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नूरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो लोग अपने भाई के लिए रिश्ते देख रहे थे। नूरा की बड़ी बहन तो पहले से ही शादीशुदा थी और अब अमेरिका में मुकीम थी, जबकि नूरा की भी अपने खाला की तरफ बात पक्की थी। इनके वालिदैन पहले ही किसी हादसे में मर गए थे। मुझे महसूस होता था जैसे नूरा का भाई दानियाल मुझे पसंद करने लगा है। कई दिन तक तो मैं ये बात नोट करती रही और फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब दानियाल ने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मैंने इससे पहले तो मना कर दिया, मगर वो बज़िद रहा कि अपने घर बात करो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अम्मी अबू से बात करते कभी झिझक महसूस नहीं हुई थी, मगर अब ये बात ऐसी थी कि मैं इनको कहती अच्छी नहीं लगती थी। फारिया के पेपर्स ख़त्म हो चुके थे। वो घर रहने आई थी, तभी मौका देखकर मैंने बात अपनी छोटी बहन से कर दी कि हो सकता है वो मेरी मदद कर सके। फारिया ने मुझे कोई जवाब ना दिया, लेकिन 2 दिन बाद अम्मी और अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर सारा मामला पूछा। मैंने मनोअन सारी बात अम्मी को बता दी और साथ ही रोना शुरू हो गई कि मुझे अगर शादी करनी है तो दानियाल से ही करनी है, वो अच्छा लड़का है। अब्बू ने दानियाल के मुतालिक मालूमात और एड्रेस पूछकर मुझे अपने कमरे में वापस भेज दिया। मैं सारी रात अल्लाह से दुआ करती रही कि वो मुआवजा कर दें ताकि रिश्ता इनको पसंद आ जाए। मैं नहीं जानती फारिया ने बात किस अंदाज में की थी, अलबत्ता अम्मी ने मुझे नहीं डांटा। इस बात के बाद मेरे ताल्लुक अपनी बहन से बहाल होने लगे थे। अब्बू को ये रिश्ता पसंद आ चुका था। इस तरह मेरी मोहब्बत की शादी दानियाल से हो गई थी। शादी में बहुत सी रुकावटें बनी थी क्योंकि मेरी फूफो के बेटा मुझे पसंद करता था और बचपन में ही मेरी इससे बात तय थी, जो मैंने दानियाल के लिए ख़त्म कर दी। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था।
अम्मी मुझसे बदजन हो चुकी थी क्योंकि इनको लगता था कि मैं खुद सर हूँ। मैं अपने घर खुश थी कि अचानक एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे घर में आग लग गई है। मैं दानियाल को बगैर बताए ही घर की तरफ भागी, मगर वहां आकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मुझे अम्मी अब्बू की फिक्र थी कि वो खैरियत से हों। पूरे गांव के लोग घर के बाहर जमा हो चुके थे। मैंने बारी बारी सबसे पूछा कि किसी ने मेरे वालिदैन को घर से निकलते देखा है, मगर किसी को भी इनके मुतालिक नहीं पता था। दानियाल पुलिस एहलकारों को लेकर वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद मुझ पर एक खबर कयामत बनकर गुजरी कि मेरे वालिदैन घर में ही जल चुके थे। ये बात किसी सानहे से कम नहीं थी। अगर रात के न जाने किस पहर में लगी हुई थी आग, कोई नहीं जानता था, मगर दिन के उजाले में हमारी खुशियां गम में बदल गई थी। अम्मी अब्बू के गुजरने के बाद मैं तो घर में मसरूफ हो चुकी थी, लेकिन फारिया बहुत अकेली रह गई थी। तभी कुछ सोचकर मैंने दानियाल से बात की, क्यों ना हम बाहर चले जाएं। वैसे भी आपका कारोबार भी वहीं है और फारिया पाकिस्तान में अकेली रह चुकी है। मुल्क बदलने के बाद शायद इसके दुख में कमी आ सके। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं फारिया को अपने साथ घर ले आई थी। दानियाल को मेरी बात किसी हद तक ठीक लगी थी। वो अक्सर फारिया का दिल बहलाने के लिए इसे बाहर ले जाता था। मैं तो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन दानियाल ने मुझे मना कर रखा था कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ रही है। इसके बाद तुम कुछ सोचना, इसे अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करने दो। इनकी बात किसी हद तक ठीक थी। दानियाल हम दोनों के वीज़े के लिए अप्लाई कर चुके थे। कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि 2 माह बाद ही वीज़ा निकल आया और हम तीनों बाहर आ गए। फारिया ने यहाँ अपनी पढ़ाई जारी कर ली थी। इसका दाखिला दानियाल ने अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। मुझे फारिया की यूनि का माहौल पसंद नहीं था। मैं इसे बहुत समझाती, लेकिन दानियाल मुझे न जाने क्या क्या खिताब देते थे। मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। इसकी वजह ये थी कि वो फारिया के सामने ही मेरी बेइज्जती करने लगते। एक दिन मैंने आधी रात को उठकर देखा तो दानियाल फारिया के कमरे में थे, जिसे देखते ही मेरी रंगत फीकी पड़ गई। वक्त गुजरता गया, मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा शौहर मेरी बहन में दिलचस्पी लेने लगा है। मैं अब इससे लड़ती रहती। एक दिन गुस्से में आकर मुझे इसने तलाक दे दी और कहा कि अब यहाँ से चली जाओ। मेरा शौहर अपना वीज़ा पक्का करवा चुका था, जबकि फारिया स्टडी वीज़े पे थी, जिसका कोई मसला नहीं बनना था। लेकिन मेरा वीज़ा 3 माह बाद ख़त्म हो जाना था। मैं शौहर को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब साथ रहने का भी जवाज़ नहीं बनता था। तलाक के बाद शौहर को एहसास हुआ कि इसने ये सब करके बहुत गलती की है। एक बार फिर फारिया ने अपने हुस्न के जरिए मेरा अच्छा भला घर तबाह कर दिया। मैं बहुत परेशान थी। दानियाल की कई मिन्नतें की कि किसी तरह से मुझसे दोबारा निकाह कर लो। इसने मुझे तन्हा परदेश में छोड़ दिया था। वो मेरी बहन को भी रखना चाहता था, लेकिन मुझसे दोबारा शादी का भी ख्वाहिशमंद था। ये बात बखूबी जानने के बावजूद एक मर्द के निकाह में 2 बहनें नहीं आ सकती थीं। शायद परदेश का ही रंग था जो शौहर यहाँ आकर सब शरीयत के कानून फरामोश कर चुका था। मैं तलाक के बाद बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरी परदेश में बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। जब इसे मेरी तलाक की खबर मिली तो इसने कहा, अगर तुम हामला होती तो ये तलाक नहीं होनी थी। तुम एक काम करो, किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तुम्हारा शौहर चाह कर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। औलाद मर्द के पैरों की जंजीर होती है। मैं इसकी बात से मुत्तफिक थी। तभी मैंने इससे कहा कि बच्चा इतनी जल्दी कहाँ से आएगा, मैं तो हामला नहीं हूँ। तो इसने कहा, अगर तुम एक रात मेरे शौहर के साथ गुजार लो तो हो सकता है तुम्हारा हमल ठहर जाए। मैं इसकी ये बात सुनकर ही चौंक गई। वो औरत हिंदू थी। इसके यहाँ दीन दुनिया कुछ मायने नहीं रखती थी। मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था। इसके बाद तो मतलब साफ था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चली जाऊंगी और साबिका शौहर फारिया से शादी कर लेगा, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। बेआसरा बहन समझकर पनाह दी, मगर मुझे क्या खबर थी कि वही बहन मेरा घर तबाह कर देगी। वीज़ा ख़त्म होने में 3 दिन बाकी रह चुके थे। तभी मैं शौहर के दफ्तर इससे मिलने के लिए चली गई और इसकी मिन्नतें करने लगी कि मुझसे शादी कर लो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। इस सिलसिले में 2-3 बार मैं दानियाल की बड़ी बहन और नूरा से मदद का बोल चुकी थी, मगर वो दोनों इनकार कर गई थी। शौहर की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि वो मुझसे हलाला करना चाहता है। इसने तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है, मगर दियारे गैर में कौन हलाले के लिए राजी होता और शराइत के मुताबिक मुझे मर्जी से तलाक देता ताकि मैं दोबारा दानियाल से शादी कर सकूं। दानियाल के जहन में अपने दोस्त का ख्याल आया, जिसकी उम्र 55 साल थी। मैं इससे शादी करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। शौहर की मर्जी थी कि वो दोस्त तलाक भी दे देगा, तुम इससे निकाह कर लो, बाकी मैं देख लूँगा। 55 साल आदमी के साथ एक रात ही गुजारना इतना मुश्किल था, मगर ये बात मैं शौहर को कैसे समझाती। मजबूरन मुझे 55 साल बूढ़े से निकाह करना पड़ा।
وہ بوڑھا شکل و صورت سے عجیب و غریب تھا، بڑی بڑی مونچھیں، کالا رنگ اور 7 فٹ اس کا قد تھا۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی لگتا تھا جیسے وہ کوئی حبشی ہے۔ مجھے ابکائی ہونے لگی۔ وہاں دانیال اور فاریہ گھر میں اکیلے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میں بے حال ہو رہی تھی۔ بڈھا مجھے 3 ماہ بعد طلاق دیتا اور میں دانیال سے واپس شادی کر لیتی۔ یہ بات مجھے مسرور کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی رات جب بڈھا کمرے میں آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اگر میں نے دوا نہ لی تو یہ درد شدت اختیار کر جائے گا۔ یہ مجھے بچپن سے درد ہے اور چاند کی پہلی تاریخوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بڈھا سن کر کھڑا ہو گیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گاڑی کے پاس لے آیا۔ میں سہاگ رات کے معاملات کو جانتی تھی، تبھی ڈاکٹر سے اس متعلق بات کر چکی تھی۔ بڈھا شوہر مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھے ایک باریک پاؤڈر دیا۔ یہ پاؤڈر چاند کے ختم ہونے تک اپنے ناف میں لگاتے رہنا۔ وہ ڈاکٹر کوئی حکیم معلوم ہوتی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے وہ پاؤڈر ناف میں لگا دیا۔ بڈھا شوہر سمجھ چکا تھا کہ اب مجھ سے جسمانی تعلق نہیں بنا سکتا، تبھی وہ دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ڈر رہی تھی اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ یہ سب میں نے سہاگ رات نہ منانے کے لیے کیا ہے تو یہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اس طرح چاند ختم ہونے تک میں عمل کرتی رہی۔ تب تک اس نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، مگر وہ ختم ہوتے ہی بڈھا کمرے میں آ گیا اور اس نے کہا، مجھے آج تم سے اپنا حق چاہیے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، میرے آتے ہی تیار رہنا۔ اس کی بات اور حکم سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور ذہن میں کوئی تدبیر سوچنے لگی کہ کس چیز سے میں اسے روک سکتی ہوں۔ میں نے فوراً دانیال کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ اب یہ تمہیں دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ اگر میں اس کے حقوق پورے نہ کرتی تو وہ میرا ویزا کینسل کر سکتا تھا، کیونکہ بڈھا اسی ملک کا رہائشی تھا۔ رات ہوتے ہی جب وہ کمرے میں آیا تو میں ڈر کی وجہ سے گر گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ساتھ ہی مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ میں نے حلالہ ویزے کے لیے کیا ہے۔ ویزا پکا ہوتے ہی تم طلاق لے کر اپنے پہلے عاشق کے پاس چلی جاؤ گی، مگر حفصہ تمہارے شوہر نے مجھ سے حلالے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ فاریہ سے شادی کر چکا ہے۔ فاریہ اور وہ دونوں کچھ دنوں بعد پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور میری مرضی کے بغیر تم مجھ سے طلاق لے بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر دلی طور پر اب بھی دانیال کے پاس تھی۔ دانیال نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں بڈھے کے مرتے ہی دانیال اور فاریہ سے بدلہ لینے پاکستان جاؤں گی۔ بڈھا مجھے قید کر چکا تھا۔ اس نے نہ جانے اس کے کتنے افیئرز تھے۔ جب مجھ سے دل بھر جاتا تو مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میری بہن میری اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ میں فاریہ اور دانیال کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ بڈھے سے شادی ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، مگر میری قید کی عمر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی ملک کی ایمبیسی میں کئی بار میں نے شکایت درج کروائی کہ میرا شوہر مجھے زبردستی رکھے ہوئے ہے۔ اس نے میرا پاسپورٹ وغیرہ غائب کر دیا ہے، مگر وہاں سے مجھے علم ہوا کہ بڈھا پہلے ہی وہاں یہ بتا چکا ہے کہ میری بیوی اگر یہاں آئے تو اس کی کوئی بات نہ سننا، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا پاکستان جانے دیا تو وہ اور بیمار پڑ جائے گی۔ اس نے میرے جعلی سرٹیفکیٹ بھی بنوا رکھے تھے۔ مجھے ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جس بہن نے میرے شوہر دانیال پر ہاتھ ڈالا تھا وہ پاکستان میں موج کر رہی تھی۔ میں روز اپنی یا بڈھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں کہ نہ جانے کب مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔